हिंदुस्तान में 3 फहरिस्त में वजीर आजम हुए हैं। पहली फहरिस्त नेहरू गांधी खानदान की है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी हैं। दूसरी फहरिस्त गांधी खानदान से बाहर के कांग्रेसी वज़ीर आजम की है, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह का नाम आता है। तीसरी फहरिस्त गैर कांग्रेसी वज़ीर आजम की है, जिसमें मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा, आई.के. गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं। जिस तरह से इनकी फहरिस्त अलग अलग है, वैसे ही तारीख में इनके तज्जिए भी अलग अलग होंगे। इसके अलावा एक चौथी और छोटी सी फहरिस्त गैर सियासी वज़ीर आजम की है, जिनमें सिर्फ आई.के. गुजराल और मनमोहन सिंह का नाम आता है। चुनांचा सवाल है कि खानदान के बाहर के कांग्रेसी गैर सियासी मनमोहन सिंह का तज्जिया किस बुनियाद पर किया जाएगा। उनके तज्जिए का एक बुनियाद बतौर वजीर खजाना उनके किए गए कामों का भी बनता है। तभी अक्सर ये बहस होती है कि वजीर खजाना के तौर पर उनकी मिकात ज्यादा बेहतर थी और उस वक्त उन्होंने तारीख में जगह बनाने वाला मुकाम हासिल किया था, या बतौर वजीर आजम उनके 10 साल की मिकात उनको तारीख में ज्यादा एहतराम दिला पाएगी। कई माहिरीन इस सिलसिलेवार फहरिस्त से परेशान होते हैं। उनको लगता है कि वजीर खजाना के तौर पर मनमोहन सिंह ने जो कुछ किया उसे ही उन्होंने बतौर वजीर आजम आगे बढ़ाया है, और इसके हक में मनमोहन सिंह की पहली मिकात की कामयाबियों का जिक्र किया जाता है। उस वक्त हिंदुस्तान की मईशत मजबूत थी और अमेरिका के साथ जौहरी मुआहदा भी मनमोहन सिंह ने करवाया था। मनमोहन सिंह के हामी इस बात को मानते और कहते हैं कि दूसरी मिकात में हुकूमत की नाकामी की जिम्मेदारी रवायती सोच वाले उस वक्त के वजीर खजाना प्रणब मुखर्जी पर भी डालनी चाहिए। ताहम चाहे प्रणब मुखर्जी की रवायती सोच वाली इक्तसादियात हो या एक के बाद एक खुले घोटाले हो या फिर पड़ोसी ममालिक के साथ बिगड़ते ताल्लुकात का मसला हो, हर जगह सवाल तो मनमोहन सिंह की पॉलिसियों पर ही उठेंगे। वो क्यों अपनी सोच के मुताबिक इक्तसादी बगैर मुल्की पॉलिसी को सिमत नहीं दे सके, या क्यों इत्तेहाद की हलीफ जमातों को मनमानी करने से नहीं रोक सके, या क्यों उन्होंने अपनी आंखों के सामने कुदरती वसाइल की लूट होने दी। वो अक्सर इत्तेहाद की हुकूमत का रोना रोते हैं, लेकिन तब वो ये भूल जाते हैं कि जिस वक्त पीवी नरसिम्हा राव ने उनको वजीर खजाना बनाया था, उस वक्त वो अक़लियत की हुकूमत चला रहे थे। उस वक्त इक़्तिसादी पॉलिसियों को मुतदिल बनाने को लेकर मुल्क में ज्यादा मुखालफत थी। डंकल और गैट के खिलाफ पूरे मुल्क में तहरीक चल रही थी, लेकिन तब उस वक्त के वजीर आजम नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को अपने मन मुवाफिक पॉलिसियों पर अमल करने की सहूलत फराहम की। जब खुद मनमोहन सिंह वजीर आजम के ओहदे पर फायज हुए तो वो ऐसा न कर सके। वो सिर्फ अपनी कुर्सी पर बैठे रहे। हुकूमत पर बदउनवानी के इल्जामात लगे, बदतर नज़्म नस्क के इल्जामात लगे और पॉलिसी से मुताल्लिक फैसलों के लकवे की बात तो कारपोरेट दुनिया के बड़े सनतकारों ने भी की। उन्होंने फैसला नहीं होने के इल्जामात खुले तौर से लगाए। निस्फ दर्जन से ज्यादा वज़रा को घोटाले और दिगर असबाब से इस्तीफा देना पड़ा। मनमोहन सिंह अपनी क़यादत और शख्सियत से हुकूमत को कोई नई सिमत या नई सोच नहीं दे सके। कुल जमा एक गैर सियासी रहनुमा और गैर सियासी वजीर आजम की जुगलबंदी में मुल्क के 10 साल बेकार गए हैं। तारीख का तजिया भी इससे मुख्तलिफ नहीं होगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह के इतिहास अर्थ पर चर्चा करेंगे। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाक़ये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान।
तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। अपना मानना है कि कोई अराजनीतिक व्यक्ति किसी देश को ऐतिहासिक नेतृत्व नहीं दे सकता है, नेता ही अच्छा नेतृत्व देता है। इस बात का प्रमाण आजाद भारत का इतिहास भी है। जमीनी संघर्ष से पले बड़े बने नेताओं ने ही राजकाज बेहतर किया है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक है। वैदिक जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी विदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने रोल को लेकर इतिहास के सुपुर्द उस रोल को जिस तरह किया है, जिस अंदाज में किया है, उससे क्या ये त्रासद नहीं लगता कि बतौर वित्त मंत्री तो वो वित्त मंत्री रहते हुए सफल हो गए थे, इतिहास पुरुष बन गए थे, और प्रधानमंत्री रहते हुए वो इतिहास पुरुष अपने आप को अभी खुद भी नहीं मान रहे हैं? क्या ये कुछ अजीब स्थिति नहीं है? आपने अगर सारी स्थिति पर गौर किया हो, जब वो वित्त मंत्री थे तो वित्त सचिव की तरह काम कर रहे थे जी। उनके असली मंत्री, असली गुरु, असली मार्गदर्शक तो नरसिंह राव जी थे जी। नरसिंह राव जी के नेतृत्व में एक अच्छे अफसर की तरह जी मनमोहन सिंह जी ने काम किया, उनको प्रतिष्ठा भी मिली जी। लेकिन उसके पीछे सारा दिमाग, जो योजना, राजनीति, विजन, साहस, दृष्टि, वो सारी नरसिंह राव जी की थी जी। कितने साल मिले? 10 साल किसे कहते हैं जी। जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी को मिले जी। इन्होंने 10 साल में क्या किया जी। जो किया तो खुद ही बोल दिया जी। कि इतिहासकार जी। निर्णय करेंगे मेरे कार्यकाल जी। पर। आज जो निर्णय हो रहा है जी। उसको नहीं देख रहे जी। खुद भी जी। इतने आश्वस्त नहीं है जी। हिम्मत नहीं है कहने की कि मैंने ऐतिहासिक काम किया, मेरा रोल ऐतिहासिक रहा, मेरा कार्यकाल ऐतिहासिक रहा। अरे कुछ ही नहीं तो बढ़ा चढ़ाकर बोलते जी। उसमें जमकर बोलते अपनी जो भी उपलब्धियां हैं, चाहे देश नहीं मानता जी। लेकिन ये खुद भी नहीं मानते कि इनकी कुछ उपलब्धियां हैं। जिसका जिक्र किया वो क्या था? अनुपलब्धियां। बेरोजगार नहीं दे सका, महंगाई नहीं रोक सका, भ्रष्टाचार नहीं रोक सका। लेकिन ऐसा होने की वजह क्या ये नहीं है कि पूरी जो अराजनीतिज्ञ जो उनका होना है, या खुद सोनिया गांधी ने एक तरह से फैसला अराजनीतिज्ञ किया, नरसिंह राव की तरह नहीं कि कोई प्रधानमंत्री में अगर नेता को बनते तो शायद अलग नतीजा आता। नरसिंह राव में वो तो मेरे अभिन्न मित्र थे, बारीकी से उनको जानता था, इतना प्रचंड आत्मविश्वास था, चाहे वो दिखाते नहीं थे। इसमें फिर एक सवाल उठता है कि ऐसा ही प्रयोग एक तरह से सीताराम केसरी ने आई के गुजराल बनाने का किया, या ऐसा ही एक प्रयोग देवगौड़ा के बनने का हुआ। ये जो अपने यहाँ जो भारत में, आजाद भारत के साथ में जो राजनीतिक नेतृत्व, प्रधानमंत्री के नेतृत्व को लेकर इससे कई तरह के सवाल नहीं उठते कि आखिर अपने यहाँ ये सब कैसे हो जाता है? मतलब बिल्कुल एक तरह से टाइम पास वाला मामला। ये अपने देश के राजनीतिक दलों के बुनियादी चरित्र पर बहुत भयंकर टिप्पणी है कि हमारे देश में बड़े नेता का चुनाव तो उठपटांग ढंग से होता ही है, मामूली उम्मीदवारों का चुनाव लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए, इसके लिए भी कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं है। लोगों से पूछा नहीं जाता, लोगों से मत पूछो, आप कार्यकर्ताओं से तो पूछो कि तुम में से सबसे योग्य, ईमानदार, सेवाभावी कार्यकर्ता कौन है? कोई नहीं। मतलब नेतृत्व को लेकर अपने यहाँ की लापरवाही जो है वो अपने लिए बहुत घातक रही है। वो अभी तक तो मालूम पड़ी नहीं, क्योंकि अंदाज से जिसको चुना थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा, बढ़िया काम कर दिया उसने। लेकिन अब 10 साल के इस तथाकथित नेतृत्व ने हमारे नेतृत्व को तय करने की जो पद्धति है उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। नहीं, लेकिन ये नहीं लगता कि ये कुछ हमारे बुनियादी डीएनए या जीन्स की समस्या है, जिसमें कि कोई भी राजा बने, कोई नरप्रो हमें कहानी, वो वाला मामला है अपने यहाँ कि कुछ इस मामले में लापरवाही कोई सुध ही नहीं है, न जनता को सुध है, न पार्टियों को, और न कुछ उस बारे में सुध है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अपने देश की प्राचीन परंपरा देखें तो अपने यहाँ तो
नृप निर्णेता कुछ खास लोग होते थे और सभाएं लेकिन होती। लोक मान्यता तो ये एक तरह से बनी हुई है ना कि भाई कोई भी राजा बने, अपने क्या फर्क पड़ रहा है, ये भाव रहा है। जो लोगों की लापरवाही है वही नेतृत्व में अभिव्यक्त हो रही है। अगर लोग सचेत लोगों की लापरवाही, वो एक तरह से पार्टियों के अंदर भी लापरवाही है इस कंट्री में चल रही है। बिल्कुल, ये लापरवाही परकोलेट करती है, नीचे तक जाती है। हमारी जनता अगर जागरूक हो तो ऐसे नेताओं के खान खींचे। 12 हेलीकॉप्टर खरीद लिए, 350। वो तो कई तरह के ऐसे निर्णय हैं, लेकिन कुल मिला के सवाल, बुनियादी सवाल ये है कि हम बतौर भारत राष्ट्र राज्य में नेतृत्व को लेकर एक उदासीनता, लापरवाही या अजीब अजीब प्रयोग जो है, ये एक बहुत त्रासद है और बहुत ही नुकसानदायी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे देश के राजनीतिक दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बन रहे हैं, घरेलू कारोबार की तरह चलता है। किसी को भी उठाया और ऊपर बिठा दिया और सब लोग वाह वाह करते हैं, घर में निंदा करते हैं, बाजार में सब वाह वाह करते हैं। तो ऐसे वाह वाह वाले नेताओं ने पूरे देश का भट्टा बिठा दिया है। ये एक बार नहीं हुआ, ये कई बार भारत में हो चुका है। आपके अनुसार, अब अंतिम तौर पर, कि आपके अनुसार मनमोहन सिंह को इतिहास सचमुच में एक वाक्य संक्षेप में किस तरह बूझेगा? वो कहेगा कि एक मजबूर नौकरशाह। नहीं, देखिए, अपने हिसाब से तो उन्होंने बतौर एक जो जिम्मेवारी थी, जो आपने कहा नौकरशाह के अंदाज में, वो अपना एक नेतृत्व दिया उन्होंने। देखिए, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी क्या होती है? प्रधानमंत्री नहीं, पर ये अंतर और ये फर्क, इस फर्क को वो भी नहीं बूझ पाए या इसकी जरूरत भी लोगों ने, दूसरों ने महसूस नहीं की। प्रधानमंत्री का काम सिर्फ ईमानदार होना नहीं होता है, ये देखना भी होता है कि मेरे आसपास जो लोग काम कर रहे हैं वो भी ईमानदार हैं। वैदिक जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यही खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय। औरंगाबाद में वाक़े दरगाह हजरत निजामुद्दीन कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर। आप देख रहे हैं खबरनामा, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। बांद्रा देहरादून एक्सप्रेस की 3 बोगियों में लगी आग, 9 अफराद हलाक। रेलवे ने 5 लाख एक्स ग्रेशिया देने का किया ऐलान। आजम खान की क़यादत में यूपी का एक वफ्द गैर मुल्की सकाफती दौरे पर रवाना, दीगर सियासी जमातों ने दौरे की मुखालफत की। देवयानी खोबरागड़े मामले में हिंदुस्तान का मौक़िफ़ मजीद सख्त, अमेरिका को अपने अहाते से कमर्शियल सरगर्मियां रोकने के लिए कहा।
और इराक में एक तहवाखाने पर बंदूक बरदारों का हमला, 7 खवातीन समेत 12 की मौत। और खबरें तफसील से। देहरादून एक्सप्रेस में आज तकरीबन 2:30 बजे आग लग गई। आतिशज़दगी में 9 अफराद के हलाक होने की खबर है। बताया जाता है कि बांद्रा से देहरादून जाने वाली ट्रेन की 3 स्लीपर बोगियां आग की जद में आ गई। आतिशज़दगी का यह वाकया महाराष्ट्र के घोलवाड़ स्टेशन के करीब पेश आया। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला जाए हादसा पर पहुंचा। आग पर काबू पाने के बाद ट्रेन खिदमात शुरू कर दी गई। महकमा रेलवे ने महलूकीन के विरसा को फीकस 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश का एक वफ्द आज सुबह सकाफती दौरे पर बैरून मुल्क के लिए रवाना हो गया। यह वफ्द उत्तर प्रदेश के वजीर आजम खान की क़यादत में रवाना हुआ है। इस वफ्द में यूपी के वजीर राजा भैया, ओम प्रकाश सिंह, राजा अर्दिमन सिंह, मनोज और अंबिका चौधरी वगैरह शामिल हैं। बताया जाता है कि यह वफ्द 5 ममालिक का दौरा करेगा। यूपी के इस वफ्द के दौरे की मुख्तलिफ सतह पर मुखालफत की जा रही है। कहा जा रहा है कि मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन एक तरफ कैंप में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, वहीं यूपी के वजीर सैर सपाटे पर गए हुए हैं। कांग्रेस समेत दीगर सियासी जमातों ने यूपी के वफ्द के गैर मुल्की दौरे की मजम्मत की है। दौरे की मुखालफत करने वाली तमाम पार्टियों का कहना है कि यह वक्त यूपी के वजीरों के सैर सपाटे का नहीं है। इस वक्त यूपी हुकूमत को मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के हालात पर तवज्जो देने की जरूरत है। यात्रा के विरोध में नहीं हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिस समय प्रदेश में संकट हो उस संकट के समय आप विदेश में यात्रा करें। इसलिए अगर विदेश में जाकर वे वहां से कुछ अच्छी चीजें सीख कर आना चाहते हैं तो उसमें मैं उसके पक्ष में हूं। सर ऐसे ही सर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि अब हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका कॉन्शियस कैसे उनको गवारा करता है। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि ये लोग जो कहते हैं, जनता कहती है कि नेता जो है ये अपने कमाई के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, जनता के लिए लड़ते। इन्हीं बातों से ये बात साबित होती है कि जितने पॉलिटिशियंस हैं हम पे जो इल्जाम लगता है वो सही इल्जाम लगता है, इसलिए कि हमारे दिलों में जनता के लिए जरा भी कोई भी मोहब्बत नहीं है, न फिक्र है। हम सिर्फ अपनी कमाई और अपनी ऐश के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार है जो दंगों में जो लोग मारे गए उनके जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय, जो लोग पीड़ित हुए उनके जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय उस पर नमक छिड़कने का काम, और नमक ही नहीं बल्कि मिर्च छिड़कने का काम कर रहे हैं। और बेशर्मी की तो पराकाष्ठा तब हो जाती है कि जब एक तरफ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, दूसरी तरफ एक जगह पर जो है उत्सव मनाया जा रहा है, तीसरी तरफ स्टडी टूर किया जा रहा है। किस चीज की स्टडी करना चाहते हैं? देखिए, लाखों नहीं वो करोड़ पहुंचा देंगे, लेकिन इससे क्या मतलब है? मौका मिला है तो अपना घूम रहे हैं। जनता से कोई मतलब सरोकार हो तब ना। ये तो जले पर नमक छिड़कने के बराबर है जहां लोग मर रहे हों। ये किसी भी हुकूमत के लिए ये शर्मनाक, निहायत शर्मनाक बातें हैं कि उनका केयर, ठीक है आप घूमिए फिरिए, लेकिन उनका केयर लीजिए। ये आपका संवैधानिक दायित्व है, जिम्मेदारी है। नहीं तो ये तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। तो जनता तो इस सब चीज को देख रही है ना, समझ रही है, और पूरे देश की जनता समझ रही है। इन सब चीजों का जनता हिसाब किताब करेगी। और इस मामले पर बात करते हैं दिल्ली में ईटीवी नुमाइंदे अक्षय से। अक्षय, जिस तरह से यूपी सरकार का रवैया मुजफ्फरनगर के बाद से सामने आ रहा है, एक तरफ वहां पर यूपी में मुजफ्फरनगर में लोग परेशान हैं और यहां पर इनको अपनी बैरूनी दौरे की पड़ी है, सैर सपाटे की पड़ी है। दिल्ली में तमाम पार्टियों ने इसकी मुखालफत की है। क्या कुछ चल रहा है वहां पर?
हाँ, देखिए जैन साहब, सीधा यहाँ फंडा है कि एक तरफ यूपी में जिस तरह से ठंड पड़ रही है, मुजफ्फरनगर का मामला हो, वहाँ पर तमाम कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। यूपी में सैफई महोत्सव में डांस कराया जा रहा है। एक तरफ कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, दूसरी तरफ इन मंत्रियों का विदेश टूर। इस स्टडी के नाम पर जिस तरह से पैसे की बर्बादी की जा रही है, साफ है कि आम जनता की सरकार से समाजवादी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इसी मुद्दे पर आई थी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आई थी, कानून व्यवस्था के नाम पर आई थी कि मायावती सरकार ने तमाम भ्रष्टाचार के सवाल उठाए। जो 2012 में सरकार बनी थी, अखिलेश सरकार युवा मुख्यमंत्री के रूप में लोगों के बीच में सामने आए थे और उन्हीं पर एक मैंडेट मिला था कि अखिलेश प्रदेश को बेहतर स्थिति में ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे। लेकिन अगर सवाल उठा करके देखे तो शुरू से ही समाजकर्ताओं ने हमेशा गुंडागर्दी की। तो समाजवादी जो मंत्री रहे हैं, बेतुके बयानों के लिए लगातार जाते रहे हैं, चाहे वो आजम खान साहब हो या फिर राजा भैया या फिर ओम प्रकाश सिंह। सवाल उठता है कि आखिर इसकी बदजुबानी होती है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती है, लोग ठंड से मर रहे हैं, कई जिलों में कंबल तक नहीं बांटे गए हैं और छोटी छोटी सुविधाएं एक तरफ से तो आम लोगों की मुहैया नहीं कराई जा रही हैं और दूसरी तरफ लाखों करोड़ रुपए खर्च कर 14 दिन की यात्रा पर मंत्रियों को भेजा जा रहा है। साफ है कि 5 देशों की यात्रा पर जाएंगे। टर्की है, उसमें यूरोप के दौरे हैं, यूके है, नीदरलैंड है, ग्रीस है। तो ऐसे देशों की यात्रा पर गए हैं, 14 दिन वहां पर समय बिताएंगे और उसके बावजूद भी कंबल तक अगर लोगों को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो कैसी समाजवादी सरकार, कैसी अखिलेश सरकार। और सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि आम जनता भी अब ये सवाल उठाने लगी है कि जो हमने मैंडेट दिया था, जो अखिलेश ने वादा किया था, सिर्फ साइकिल पर चलने से, लैपटॉप बांट देने से आम जनता का दुख दर्द होने वाला नहीं है। जनता से सीधा जुड़ना होगा, सीधा अगर संवाद करना होगा और उनकी समस्याओं का समाधान करना होगा। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से 2014 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, अखिलेश को उसमें भी काफी मुश्किलें का सामना करना पड़ सकता है। समाजवादी सरकार की जो छवि है वो लगातार धूमिल हो रही है और ऐसे दौरे जो मंत्रियों के रहे हैं, 20 लोगों का डेलीगेशन विदेश दौरे पर जा रहा है, सीधा का और कपास का उसका कोई उतर देगा तो निश्चित रूप से ये छवि है वो निश्चित रूप से ये दौरा। जी अक्षय, और एक चीज ये है कि जिस तरह से मुजफ्फरनगर के हालात में, ऐसे में आजम खान को कम से कम मुजफ्फरनगर को देखना चाहिए, क्योंकि आजम खान एक ऐसा मुस्लिम चेहरा है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का, जिन पर उम्मीदें रहती थी हमेशा मुसलमानों की। आजम खान भी इस सारे मामले को नकारते नजर आ रहे हैं और वो भी अपने सैर सपाटे के लिए जिस तरह से पार्टियां करी जा रहे हैं, तो ऐसे में अब कितना भरोसा रहेगा मुस्लिम क़यादत पर, मुस्लिम नुमाइंदों पर, मुसलमानों का उत्तर प्रदेश के? देखिए, सीधा सा है कि जो आजम खान साहब है मुस्लिम चेहरा है समाजवादी सरकार में और मुस्लिमों के हितैषी ही माने जाते हैं। सीधा बनता है मुस्लिम बिरादरी उन पर विश्वास भी करती है और यही नहीं, उन पर विश्वास करने के अलावा तमाम जो उनके वक्तव्य आते हैं वो भी कभी कभी झुर्राहट पैदा करते हैं लोगों के जहन में, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी चमक दमक लगातार बरकरार रहती है। और क्योंकि समाजवादी पार्टी के वो संस्थापक मेंबर्स में से है, इसलिए उनकी अहमियत समाजवादी सरकार में लगातार हमेशा जारी रहती है। वो यहाँ पर अखिलेश पहले जाने वाले थे, मुख्यमंत्री जो खुद है वो जाने वाले थे इस डेलीगेशन के साथ, लेकिन आजम खान को इस नेतृत्व सौंपा गया। सीधा बनता है कि वहां पर नेतृत्व सौंपने के अलावा उनको तमाम जिम्मेदारी दी है कि डेलीगेशन के साथ आप जाएं और आप नेतृत्व करें डेलीगेशन का। कम से कम आजम खान साहब को सोचना चाहिए था, उनको ये विचार करना चाहिए था कि आखिर में जिस तरह से मुजफ्फरनगर मामले में पीड़ित है, जो लगातार ठंड से करा रहे हैं, वहां पर उनकी आशियाने नहीं है, वो कैंप में ही अपनी रात बिता रहे हैं, बच्चों के साथ है, छोटे बच्चे हैं, बिलबिला रहे हैं, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, जेसीबी से वो उखड़वाए जा रहे हैं कैंप। और उसके बावजूद भी ऐसे पद पर बैठे हुए मंत्री और ऐसे गद्दारों नेता कम से कम ये स्वभाव नहीं देखा तो वो विदेश दौरे पर जाए और आम जनता है जो वो त्रस्त रहे और उसको सुख सुविधा जो कुछ मिलनी चाहिए वो भी मुहैया न हो पाए। एक तरफ मुजफ्फरनगर का मामला, फिर अब ये जो आजम खान साहब का उनकी क़यादत में जो दौरा है, ये सरकार के लिए आइंदा भारी पड़ सकता है। देखिए, निश्चित रूप से सवाल तो तमाम उठेंगे क्योंकि मंत्री गए हैं, तमाम बड़े मंत्री गए हैं, कद्दावर मंत्री गए हैं। अगर अखिलेश की बात छोड़ दे तो उसके बाद जितने भी बड़े मंत्री हैं वो लगभग इस दौरे पर हैं, चाहे वो आजम खान हो, राजा भैया हो, मंत्री ओम प्रकाश सिंह हो, अंबिका चौधरी जैसे वरिष्ठ नेता और मंत्री हो। तो ऐसे कद्दावर मंत्रियों का जाना, एक साथ जाना, स्टडी टूर पे जाना, स्टडी टूर के नाम पर मौज मस्ती करना,
समाजवादी सरकार के लिए निश्चित रूप से 2014 बहुत बड़ी समस्या लेकर आने वाला है, क्योंकि अगर ऐसा ही सब कुछ रहा तो इनका जो भी मैंडेट इन्होंने 2012 में यूपी विधानसभा चुनाव में पाया था, इस बार कम से कम 2014 में इनके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। और खास करके जो आम जन है, जो सीधे समाजवादी सरकार की अपेक्षाओं से जुड़े हुए थे, उनको काफी उम्मीदें थी इस सरकार से, वो उम्मीदें पूरा नहीं हो पा रही है। आम जनता निश्चित रूप से इसका जवाब ढूंढ रही होगी, कैसे इनको जवाब देना है। सवाल यही उठता है कि आम जनता जिस तरह से त्रस्त है, मैंने पहले बताया था कि कंबल तक नहीं बांटे गए हैं। कई ऐसे जिले हैं जहाँ के ठंड से लोगों की मौत हो गई, चाहे बरेली की बात हो, पीलीभीत की बात हो, मुजफ्फरनगर खुद उसमें शामिल रहा है, मेरठ रहा है। तो ऐसे जिले जो रहे हैं जिसमें ठंड काफी पड़ी है और उसके बावजूद भी कंबल तक नहीं बांटे गए। तो एक वाकया याद होगा कि मंत्री जो सुरेंद्र पटेल है बनारस में, उन्होंने कंबल वितरण का आयोजन किया था और खुद काफी लोग वहां पहुंच गए थे और उसके बाद धक्का मुक्की हुई थी, लोग कंबल छीनते नजर आए थे और उसके बाद मंत्री को खुद उसमें हंसी पर गर्दन वर्दन दबाने की बात आई थी, बच्चे के साथ उन्होंने बदतमीजी करती थी। तो सीधा बनता है कि आम लोगों से जुड़े हुए जो मसले हैं उसको अगर सही तरीके से शामिल नहीं करती है। अब एक तरह से मुजफ्फरनगर के इन परेशान हाल लोगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। शुक्रिया अक्षय इस जानकारी के लिए। ये हमारे नुमाइंदे अक्षय दिल्ली में तफसीलात दे रहे थे। उत्तर प्रदेश की जिस तरह से सूरत हाल है, मुजफ्फरनगर जो कि काफी सुर्खियों में रहा है, आज भी वहां पर वही हालात जो कि नजर आ रहे हैं। लोग परेशान हाल है, कैंप उखाड़ दिए गए, बुलडोजर चला दिए गए, वहां से उन्हें भगाया जा रहा है। ऐसे में आजम खान की क्यादत में ये बैरून ममालिक का, जैसा कि हमारे नुमाइंदे ने बताया, 5 ममालिक के दौरे पर ये यूपी के वजीर और आजम खान की क्यादत में दौरा कर रहे हैं। ये वक्त मुनासिब नहीं है। कई पार्टियों ने इस पर नुक्ताचीनी की है। खुद हमारे नुमाइंदे ने कहा कि इसका असर, जैसा कि उन्होंने बताया, 2014 के लोकसभा इंतखाबात में समाजवादी पार्टी के लिए बहुत भारी पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं। यूपी हुकूमत के सीनियर वजीर आजम खान का कहना है कि कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी के दावों को सही साबित करने के लिए मुजफ्फरनगर फसाद मुतासिरीन और LAT के दरमियान रब्त की खबरें पैदा की जा रही हैं। आजम खान ने इसे मनसूबाबंद करार दिया। आजम खान के इस बयान की शाहिद सिद्दीकी ने तायद की है। यूपी के काबीनी वजीर आजम खान ने मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन और लश्कर तैयबा के दरमियान किसी भी तरह के रब्त की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। आजम खान ने इस तरह की खबरों को मनसूबाबंद करार दिया। उनका कहना है कि राहुल गांधी के माजी में किए गए दावे को सही साबित करने के लिए इस तरह की खबरें मंजर-ए-आम पर आ रही हैं। आजम खान का कहना है कि इस जिम्मे राहुल गांधी से भी पूछताछ की जानी चाहिए। ये तो होना ही था और इसकी सूचना क्योंकि राहुल गांधी साहब को बहुत पहले हो गई थी और उन्होंने ये कहा भी था कि उनके संपर्क में है, तो या तो राहुल जी ने उनकी डिटेल्स बताई होंगी और अगर नहीं बताई हैं तो उनके साथ साथ राहुल जी से भी ये पूछना चाहिए कि आपके ये संपर्क में कैसे आए, कौन से आपके लिंक्स हैं, उनसे भी मालूमात होनी चाहिए। ये तो उसी दिन अंदाजा हो गया था जब उन्होंने ऐसा कहा था। अब जाहिर है युवराज की बात को सच्चा करने के लिए भी ऐसा हो सकता है और ऐसा हो भी सकता है। आज के इस बयान की राज्यसभा के साबिक रुकन शाहिद सिद्दीकी ने तायद की है। शाहिद सिद्दीकी का कहना है कि माजी में भी खुफिया एजेंसियां कई बार गलती कर चुकी हैं। आजम खान के पास कोई, मेरे ख्याल में सीनियर मिनिस्टर हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन होगी कि इस तरह की कहानी बनाई गई है और इस तरह की कहानियां पहले भी बनाई गई हैं बहुत सारी। अब मुझे पता नहीं कि राहुल गांधी सच बोल रहे हैं कि IB सच बोल रही है कि आजम खान सच बोल रहे हैं या तीनों झूठ बोल रहे हैं। एक और मुस्लिम लीडर कमाल फारूकी ने इस मामले पर सियासत न करने का मशवरा दिया। फारूकी का कहना है कि यह मौका सियासत का नहीं बल्कि फसाद मुतासरीन के आंसू पोंछने का है। हम किसी के इंडिविजुअल स्टेटमेंट के ऊपर तो कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन जो आज ये अखबारात में और वैसे हमको देखने को मिल रहा है, अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो इसकी थोड़ा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वाज़ेह रहे कि अक्टूबर में राहुल गांधी ने दावा किया था कि कुछ दहशतगर्द ग्रुप मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन को वरगलाने की कोशिश कर। राहुल के इस बयान की मुस्लिम हलकों से जबरदस्त मजम्मत की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज।
वहीं कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के बयान का दिफा कर रहे हैं। दिग्गी राजा का कहना है कि राहुल ने जिस खदशे का इजहार किया था अब वो मंजर आम पर आया है। सही है कि लश्कर तोयबा के कुछ लोग गए थे वहां से मुजफ्फरनगर के जो शरणार्थी हैं, जिन लोगों ने वो भुगते हैं, उनको इसमें प्रोत्साहित करने के लिए अगर गए थे तो वो बात सही होती है जो माननीय राहुल गांधी जी ने अपनी कही थी, तो इसमें तो उन्हीं की बात को बल मिलता है। मुजफ्फरनगर